जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक एंकर जो होता है ना, उसकी खुशी उस वक्त दीदनी होती है कि जब वो किसी भी पर्सनालिटी को अपने प्रोग्राम में आपसे इंट्रोड्यूस करवाए, या कोई भी ऐसा हमारा पाकिस्तानी या कोई भी ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर जो कि कोई ना कोई कारनामा सर करता है, तो उसकी कोशिश होती है कि भाई सबसे पहले तो ये हमें टाइम दे, सबसे पहले ये हमारे पास है, हम इनको इंट्रोड्यूस करवाएं, इनके कारनामे को आपको बताएं और फिर ये एक टीवी चैनल पर किसी और के पास जाएं। तो आज हमारे साथ जो एक बड़ी प्यारी सी मेहमान शख्सियत मौजूद होंगी, बल्कि हैं, बाद में मिलवाएंगे आपको उनसे। वो यूँ कह लें कि ताज़ी अभी अभी वो नया नया काम करके आई हैं और हमने जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर हमने कहा है कि पहले आप हमारे पास आएंगे, इसके बाद आप कहीं और जाएंगे। तो उन्होंने भी वादा निभाया। अब ये शख्सियत कौन है, क्या करती हैं, ये सस्पेंस आप इस रिपोर्ट में हम रिवील करेंगे। ज़रा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको उनसे मिल पाते हैं। दीर से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान की मारूफ साइकिलिस्ट समर खान ने साइकिलिंग के अलावा अब कोह पैमाई में भी नाम कमा लिया है। समर खान ने अपने दोस्तों के हमरा 5610 मीटर बुलंद तरीन चोटी को न सिर्फ सर किया, बल्कि उन्होंने वहां स्कीइंग भी की। समर खान ने वादी शिमशाल गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े एक ऐसी चोटी को सर किया जिसको इससे पहले किसी भी कोह पैमा ने सर नहीं किया। समर खान ने जिस चोटी को सर किया, उस पहाड़ को गरे समर का नाम दिया गया। 8 घंटे ट्रैक के बाद ये समर खान ने चोटी को सर करने के बाद वहां स्नोबोर्डिंग की। समर खान और उनके साथी किसी चोटी को सर करने के बाद स्कीइंग करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट्स बन गए हैं। समर खान और उनके साथियों ने मौसम सरमा के खेलों के फरोग के लिए ये अहम कारनामा अंजाम दिया। जी, तो आपने देखा कि कभी ना सर की जाने वाली 5610 मीटर बुलंद चोटी गरे समर को पाकिस्तानी साइकिलिस्ट समर खान ने अपने दोस्तों की मदद से सर किया है। चोटी को सर करने के समर खान ने चोटी पर स्कीइंग भी की है। मतलब उसे चोटी को सर तो किया ही किया, लेकिन वहाँ पर थोड़ा शुगल मेला भी लगा है। ठीक है, मज़े की बात यह है कि समर खान के नाम पर इस चोटी को गरे समर का नाम दिया गया है। कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, और जब आपकी मैं भी तारुफ करवाऊंगी ना, मिलवाऊंगी, तो बड़ी यंग सी हैं। पश्तो ज़बान में नाज़रीन पहाड़ को गर कहा जाता है और अब ये चोटी समर के नाम के साथ मंसूब हो चुकी है, जिसे गरे समर कहा जाएगा मुस्तकबिल में। और इस चोटी के बारे में एक और हमने जो अपडेट निकाली वो ये थी कि ये चोटी जो है वो वादी शमशाल गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। समर को भरपूर अंदाज में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग समर, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक समर, ताज़ी चोटी सर करके आई है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब अभी मैं बता रही थी अपने व्यूअर्स को कि इस चोटी को सबसे पहले आपने सर किया, क्यों नहीं इस चोटी को पहले किसी और की तरफ से सर किया गया? कुछ है इसके बारे में कोई बातचीत? क्योंकि शिमशाल में, बल्कि कराक्रम रेंज में बहुत सारे ऐसे पासेस या रेंजेस हैं जहाँ जो अनएक्सप्लोर्ड हैं या जो अभी जिनको एक्सप्लोर हुए 1-2 साल हुए हैं। अच्छा। अब्बास जोशी पास इट्स अ न्यू पास, और वो पास तो एक्सप्लोर हुआ है, लेकिन उस पास की रेंज में जितनी पीक्स हैं वो अनक्लाइम्ड हैं। ओके। तो हमारा इरादा ये था एज ए टीम कि हम पाकिस्तान में बैक कंट्री स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग लॉन्च करें। आई वाज द फर्स्ट वुमन जिसने वहाँ पे स्नोबोर्डिंग की। और मैं आऊंगी अभी कि जो ये शुगल आपने लगाया है वहाँ पे, ये क्या सोचे किया था? तो बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग को हमने पाकिस्तान में लॉन्च करना था एज एडवेंचर एथलीट्स। फिर हमने जब मैप स्टडी किया तो देर वाज अ चांस ऑफ पीक समिट, तो हमने कहा हम इसको ओपन माउंटेन्स पे समिट भी करते हैं और वहीं से हम स्नोबोर्ड या स्कीइंग करेंगे। तो वो शुक्र है कि मौसम ने साथ दिया, थ्रू आउट मौसम बहुत अच्छा था। हमने टाइमली सबमिट किया, नीचे हमने स्की और स्नोबोर्ड अटेम्प्ट किया और उसको प्रॉपर रिकॉर्ड किया। अच्छा, अभी जो मैं ये विजुअल्स में भी देख रही हूँ, तो ये अभी की हैं जब आपने स्नो किया है, पे स्कीइंग की है ना? तो बर्फबारी इतनी सारी, इसके बावजूद मौसम आप कह रही हैं कि बेहतर था। भाई कैसा मौसम बेहतरीन था और उसके बाद स्कीइंग भी कर ली। स्कीइंग, बैक कंट्री स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए आपको सॉफ्ट स्नो चाहिए होती है ना, पाउडर स्नो। ठीक है, तो ये पाउडर स्नो थी। तो जैसे हम शिमशाल में एंटर हुए, वी गॉट द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ द सीजन। ठीक। तो यहाँ पे जब हम पहुंचे तो तकरीबन 2 से 3 फीट हमें फ्रेश स्नो मिली और जिस पे बड़ी अच्छी हमारी राइड हुई। और आपके साथ कितने आपके दोस्त थे? हमारे साथ हम 5 की टीम थे, जिसमें से बाकी शिमशाल से थे एंड आई वाज फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। तो अभी आपने कहा ना कि क्या कहते हैं, ये डिस्कवर ही बहुत कुछ वक्त पहले हुई है, उसके बाद फिर पास जरूर की गई, लेकिन सर से किसी ने नहीं किया। तो इजी था यहाँ पे क्लाइंब करना? क्योंकि अभी मेरे ख्याल से फौरी तौर पर तो कुछ वहाँ पे पॉइंट्स ऐसे नहीं होंगे कि जिनको देख के आप लोग आगे बढ़ सके।
क्योंकि इट्स नॉट अ कमर्शियल पीक, तो रास्ता नहीं था बना हुआ। यही हाँ जानना चाह रही हूँ राउट हमने खुद बनाया उसको क्लाइंब करने का। दूसरा ये पीक टेक्निकल नहीं थी, लेकिन ये पास बहुत टेक्निकल था। पास पे पहुंचना वाज द मेन चैलेंज, क्योंकि बिल्कुल स्टीप था और जहाँ हम पाँव रखते थे वो बहुत इतना ग्रेवल था कि वो नीचे से ज़मीन निकल जाती थी। अच्छा, तो फिर एंड में हमें रोप अप करना पड़ा। हालांकि ट्रैकिंग पीक पे आप रोप अप नहीं होते, क्या लेकिन कुछ सामान लेकर चले गए थे? रोप अप भी करना पड़ा, स्कीइंग शूज भी लेकर चले गए, क्या कुछ था इस बैगेज में? 2 शूज थे, एक हाइकिंग शूज, एक स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग शूज, फिर स्कीज और स्नोबोर्ड्स थे, हेलमेट्स थे। ठीक है। हमारी अपनी 3-4 लेयर्स थी, प्रोटेक्टिव मेडिसिन था, फूड था, हाई एल्टीट्यूड स्नैक्स थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो ये सब। अली बाबा 40 चोर वाला बैग था जिसमें इतना कुछ आ गया था? नहीं, वी डिवाइडेड एवरीथिंग। अच्छा, तो सब लोगों ने थोड़ा सा अपने, किसी ने कुछ रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया और फिर आप लोग जी, जी। चले गए। दूसरा मुझे ये बताएं कि कितने वक्त लगा आपको ये चोटी सर करने में? दिन कितने लगे? शिमशाल से जब हमने स्टार्ट किया तो 5वें दिन हमारा समिट हुआ, क्योंकि जब आप शिमशाल से निकलते हैं तो पहला स्टेज आता है जरदकुर बिन, और वहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक हाईएस्ट फुटबॉल ग्राउंड भी था जो 4400 मीटर से ऊपर पे था, और वहाँ सीजन में चैम्पियनशिप्स भी होती हैं इतनी हाइट पे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट कैंप पे गए दैट वाज शपोदिन मुश्किल नाम तो रखे भाई। शपोदिन के बाद हमारा हाई कैंप था, और उससे अगले दिन हमारा समिट पुश था। अच्छा, तो उसके ये तकरीबन ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए? तकरीबन 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन, और फिर आप लोगों ने इसे कंप्लीट किया, मतलब 6 दिन के अंदर ही वापसी हुई है? वापस आते हुए हमें 1 दिन लगा, और एक्स्ट्रा तकरीबन 7वें दिन रात को हम पहुंच गए थे। अच्छा, एक बड़ा बच्चों वाला सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। किसी भी चीज़ पे हमने चढ़ना हो बहुत मेहनत लगती है, हमने उतरना हो आप झटकों मिनटों में उतर जाते हैं। आप तो इतनी चोटियां सर कर चुकी हैं, आपको इसका जवाब मिला आज तक? क्योंकि उतरने में कम एफर्ट लगती है, फिजिकल एफर्ट कम लगती है, लेकिन बैलेंस बहुत चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी हाइकिंग की है कुछ टाइम और गिर भी गई थी, तो मैंने ये जरूर देखा कि आप नीचे उतरते तो हैं जल्दी, लेकिन आपका एक भी गलत कदम आपको बहुत नीचे लेकर जा सकता है। इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की डेथ जो हुई है माउंटेनियरिंग में वो डिसेंड में ही हुई है, उतरते वो समिट के बाद ही हुई है। ओह माय गॉड। तो ये तरह थोड़ा हमारे जो बाकी क्लाइंबर्स हैं वो भी इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। दूसरा, एक आपके लिए एजाज़ की बात, हमारे लिए भी एजाज़ की बात, इस चोटी को अब गरे समर से मंसूब कर दिया गया। ये नाम एक तो पहले बताया हमें किसने रखा है, दूसरा ये कि जब पेरेंट्स को भी पता चला होगा और जब आपको भी पता चला कि यार इस चोटी का नाम ही मेरे से मंसूब कर दिया गया है, क्या जज्बात थे? हमारा इरादा था कि हम 2 पीक समिट्स करेंगे, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम 1 दिन में कर नहीं पाए, और ये हमने ऑलरेडी तय किया हुआ था कि एक को मैं सबमिट करूंगी, एक को टीम मेंबर करेंगे। वो टीम मेंबर कर नहीं सके, जो मैंने की तो उसका नाम मैंने गरे समर इसलिए रखा क्योंकि आई एम फ्रॉम दीर KPK, और मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा नाम हो जो मेरी रूट से कनेक्टेड हो। सो यू नेम्ड इट? जी। अच्छा, ओके, प्लीज कंटिन्यू। और क्योंकि आई वाज द फर्स्ट वन टू स्नोबोर्ड ऑन इट, इवन स्नोबोर्ड इन बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग पूरे पाकिस्तान में आई वाज द फर्स्ट वन टू लॉन्च इट, पहले हुई नहीं थी। जबरदस्त। और बैक कंट्री स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, डेस्टिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, 8000 पीक्स भी हैं, वर्जिन पीक्स भी हैं 7000, लेकिन हम कुछ करते ही नहीं है। सो मैं और मेरी टीम चाहते थे कि हम कोई ऐसी एग्जांपल सेट करें कि जिसके बाद ये एवेन्यू ओपन हो इस स्पोर्ट्स का, और इंटरनेशनल एथलीट्स जो हैं वो भी आके इसको एक्सप्लोर करें। सही। दूसरा ये कि क्या सिर्फ एक आपने यही चोटी देखी कि जहाँ पर आप लोग स्नोबोर्ड कर सकें, या मज़ीद भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आपने ट्राई इस दफ़ा इस समर को किया, गरे समर को किया? नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ स्लोप्स, लेकिन क्योंकि एवोलांच या स्नो कंडीशन की वजह से काफ़ी रिस्की होता है। शिमशाल क्योंकि जो लोकल क्लाइंबर्स थे दे वर वेरी श्योर, वो उनका बैकयार्ड ही था एक टाइप का, सो दे वर कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे हम सक्सेसफुली कर सकते हैं और सेफ भी होगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बहुत नोट कर रही हूँ हमारी यूथ में, हमारे यंगस्टर्स में, कि गिलगित से जो हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं वो एथलीट की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, चोटियाँ सर करना, साइकिलिंग की तरफ जाना, या फिर इसके अलावा मार्शल आर्ट्स हो, इस तरह की चीज़ें। खित्ते का वही हिस्सा क्यों? आपको वहाँ के यूथ में ऐसी क्या पोटेंशियल नज़र आता है? जो लोग पैदा ही 3000 से ऊपर होते हैं, तो फिट से 3000 मीटर से ऊपर पैदा होते हैं, वहीं पे उनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना होता है, तो उनके जेनेटिकली वो काफ़ी ब्लेस्ड होते हैं ऑलरेडी। तो अगर वो थोड़ा सा भी स्किल सीख लें, फिजिकल फिटनेस तो उनमें ऑलरेडी होती है, ठीक है, सो दे कैन डू इट मच बेटर देन एनी अदर एथलीट बिलोंगिंग फ्रॉम सिटी।
अब सिटी वाले ज़्यादातर कन्वेंशनल स्पोर्ट्स में जाते हैं, रनिंग में चले जाएंगे, स्क्वॉश। भाई हमारे पास मैदान है ना खेलने को, पहाड़ नहीं है, तुम लोग हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ चढ़ जाते हो। तो हमारा, क्योंकि मैं खुद दीर से हूँ, हिंदू कुश रीजन से, अच्छा। तो मुझे वो फिटनेस वाला इशू नहीं है। ओके। हाइट सिकनेस भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, हमने बड़े आराम से उसको चेक करो जरा। और मैं जहाँ पर पहले रह रही थी, मैंने 3 साल, आप यकीन करेंगे समर, मैंने नीचे बेसमेंट में गाड़ी पार्क नहीं की कि मैं वो इतनी सी स्लोप से भी डरा करती थी। अब मैं लगा लिया करती थी, लेकिन जब तक आप कुछ करते नहीं, आपका डर, आपका खौफ निकलता नहीं निकलता है। तो हमारे यहाँ आपने कहा ना कि जो सिटी विद इन द सिटी हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं, वो उस तरफ नहीं जाते हैं। फैमिली की सपोर्ट डेफिनेटली आप लोगों को होती है, लेकिन जो लड़कियाँ इस तरफ आना चाहती हैं, किस तरीके से आप उन्हें मोबिलाइज करोगे? जो लड़कियां आना चाहती हैं उन्हें किसी भी स्पोर्ट में दे हैव टू एजुकेट देमसेल्फ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर लेते हैं चीज़ों को। आजकल सोशल मीडिया को देख के वैसे भी वो खाली सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे की जो स्ट्रगल होती है वो नज़र नहीं आती। बिल्कुल बेहतरीन बात की आपने। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। बहुत महीनों सालों की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इक्विपमेंट के बारे में जानना पड़ता है, कौन सा सही है कौन सा नहीं। इन केस ऑफ इमरजेंसी बैकअप आपने क्या करने, वो चीज़ें आपने ऑलरेडी प्रिपेयर करनी होती है, क्योंकि वहाँ छोटी सी भी गलती हो जाए तो बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है। अगर मैं उस लास्ट टाइप से सवाल लेना चाह रही हूँ, अगर कोई भी आज का ये एक सेगमेंट देखने के बाद कोई भी बच्चा, कोई भी भाई, कोई भी बहन प्लान कर ले कि अच्छा ऐसा करते हैं भाई, फलानी तरफ चलते हैं, या इस्लामाबाद वाले ही कोई बड़ी वाली हाइकिंग ट्रेल, बेसिक्स क्या होने चाहिए, किन चीज़ों की एहतियात के साथ आपको सामान रखकर आपको हाइक के लिए जाना चाहिए? स्टार्ट स्मॉल, छोटे हाइक से स्टार्ट करें, अपनी विद टाइम अपनी हेल्थ और फिटनेस डेवलप करें। घरों से उठ के नहीं जाएं शौक में आके। आपको प्रॉपर 3 महीने 4 महीने 6 महीने ट्रेनिंग करें, वेट्स के साथ करें, अपनी डाइट अच्छी करें, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग करते हैं और बाहर जाके जंक खाते हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको घर का खाना खाना होगा, आपको ट्रेनिंग करनी होगी, आपको वहाँ पे जाके कैसे क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो ऑलरेडी पढ़ के जाना है, ऑनलाइन रिसर्च करके जाना है। और दूसरा सिर्फ एक और चीज़ छोटा सी मैं बात पूछना चाहूँगी, अक्सर मैंने कुछ लोगों को इस्लामाबाद में हाइकिंग करते हुए भी देखा है, जूते वो नहीं होते जो कि पहन कर जाने चाहिए। ये वो जूते इस्तेमाल ना करना, मतलब कुछ खवातीन सैंडल तक में चली जाती हैं, जो कि मैं कहती हूँ डेंजरस होता है बड़ा। कितना बड़ा खतरा मोल ले लेंगी वो अगर आइंदा कभी इस किस्म के जूते पहन के जाएं। गलत जूतों में फिर वो स्लिप होती हैं, बार बार गिरती हैं। इवन कुछ लोगों को मैंने देखा वो टी शर्ट्स पहन के चले जाते हैं जिसमें एकदम स्वेट जमा हो जाता है, फिर उनको ठंड लग जाती है या हाइपोथर्मिया वगैरह भी हो जाता है। तो आपका इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस किस्म के टी शर्ट पहनिए, किस किस्म का स्टफ पहनना चाहिए? सबसे जो बेस लेयर होती है वो हम प्रेफर करते हैं कि वूलन हो, जिसमें आपका स्वेट जमा ना हो। ठीक है। वो आपको वार्म रखता है उसके बाद भी, ट्रेक के बाद भी। उसके बाद आप फ्लीस लें, और सबसे जो आउटर लेयर होती है वो आपकी विंड ब्रेकर होती है, जो आपको स्नो या रेन या हार्श विंड से बचाती है। तो 2 से 3 तो लेयर्स बेसिक होती हैं, विद एल्टीट्यूड फिर आपको और ऐड करना पड़ता है। तो जनाब आपने सुना है कि आपको क्या कुछ करना पड़ता है इस सब के लिए, और थैंक यू सो मच समर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड, केफी मार्केट।